Hello everyone. So today we'll start with the second lecture of our unit 2. Here we'll talk about division of phase space into compartments and cells. तो phase space क्या होता है हम already देख चुके हैं. This is the combination of position and momentum space. Phase space का जो volume होता है that is equal to the product of the volume of the position space and the momentum space. उसके बाद हमने देखा था जब हम फेज स्पेस को डिफरेंट नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं या डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड कर देते हैं तो जो हर एक सेल है उसका जो साइज है दैट मीन्स उसका जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू एच नॉट क्यूब. अगर हम क्लासिकल सिस्टम ले रहे हैं दैट मीन्स यहाँ पर एच नॉट जो है इसकी कितनी भी छोटी वैल्यू हम ले सकते हैं. ये सेल जो है इट कैन इवन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट. बट इन केस ऑफ क्वांटम सिस्टम्स जो साइज है हमारा फेज स्पेस सेल का जो हमारा वॉल्यूम है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्यूब. मतलब जो मिनिमम पॉसिबल वॉल्यूम है ऑफ द फेज स्पेस सेल दैट शुड बी इक्वल टू एच क्यूब वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. ये हमने देखा था लास्ट क्लास में. नाउ आज हम क्या देखेंगे डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू कंपार्टमेंट्स एंड सेल्स. ये क्या कहता है इफ वी हैव अ डायनेमिक सिस्टम कंटेनिंग n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है तो क्या होता है जो वो हम उस सिस्टम का जो फेज स्पेस है उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स. ये मैं ऐसे ही बस समझाने के लिए बना रही हूँ, इस तरीके से होता नहीं है. सपोज ये मेरा फेज स्पेस है इसको मैंने डिवाइड कर दिया इनटू लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स. लेट्स से दिस इज द फर्स्ट कंपार्टमेंट, ये हमारा सेकंड कंपार्टमेंट है एंड सो ऑन. वी हैव टोटल नंबर ऑफ k कंपार्टमेंट्स. ठीक है तो लेट्स से दिस फेज स्पेस इज डिवाइडेड इनटू k नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स. ठीक है और जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है लेट्स से इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है हमारे वो n1 है. जो सेकंड कंपार्टमेंट है इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है हमारे वो n2 हैं. ठीक है एंड सो ऑन n3 n4 n5. और जो हमारा kth कंपार्टमेंट है लेट्स से इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो nk हैं सच दैट total number of particles n1 plus n2 plus n3 plus n4 so on up to nk will be equal to n and it will remain constant. नेक्स्ट अब ये क्या कहता है कि अब ये जो हमारा कंपार्टमेंट है फर्स्ट कंपार्टमेंट इसको मैंने फर्दर डिवाइड कर दिया इनटू लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. सिमिलरली ये जो सेकंड कंपार्टमेंट है इसको भी मैंने फर्दर डिवाइड कर दिया इनटू लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. ठीक है लेट्स से जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसमें जो नंबर ऑफ सेल्स है हमारे वो G1 है. जो सेकंड कंपार्टमेंट है उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है नंबर ऑफ सेल्स है हमारे वो G2 है. सिमिलरली जो हमारा kth कंपार्टमेंट है लेट्स से उसको हमने Gk सेल्स में फर्दर डिवाइड किया. ठीक है तो फेज स्पेस को हमने डिवाइड किया इनटू कंपार्टमेंट्स और जो हमारे k कंपार्टमेंट्स हैं उनको हमने फर्दर डिवाइड किया इनटू लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. So we have in total k compartments. ठीक है let these compartments be numbered as 1 2 3 so on up to k. G1 G2 G3 Gk हमारे क्या है these are the number of elementary cells in these compartments. इन compartments को हमने further divide किया into large number of cells. let's say first compartment को हमने G1 cells में divide किया, सेकेंड कंपार्टमेंट को हमने G2 सेल्स में, थर्ड कंपार्टमेंट को G3 सेल्स में एंड सो ऑन. और kth कंपार्टमेंट को हमने Gk सेल्स में डिवाइड किया. और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इन सेल्स में फर्स्ट कंपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो n1 है जिनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन J1 सेल्स. सेकेंड कंपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो n2 है जिनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन G2 सेल्स. सिमिलरली जो kth कंपार्टमेंट है उसके अंदर nk पार्टिकल्स हैं which are now to be distributed among Gk elementary cells. ठीक है so let the number of particles in these cells be n1 n2 n3 so on k. so फर्स्ट कंपार्टमेंट में n1 पार्टिकल का होना, सेकंड कंपार्टमेंट में n2
एंड kth कंपार्टमेंट में n के पार्टिकल्स का होना, दिस इज नाउ रिप्रेजेंटिंग अ मैक्रो स्टेट. Okay, so n1 n2 nk, this is representing a macro state. Which macro state क्या होता है हमारा? This is the distribution of particles in different compartments. This actually represents a macro state of the system. Here the system is dynamic system. हम कहते हैं फर्स्ट कंपार्टमेंट में 2 पार्टिकल्स हैं, सेकंड कंपार्टमेंट में 3 पार्टिकल्स हैं. अगर मेरे पास 2 ही कंपार्टमेंट है तो ये दिस 2 3 दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ मैक्रो स्टेट. फिर उनमें हम पार्टिकल्स को किस तरीके से फर्दर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन सा पार्टिकल कहाँ आएगा, वो फिर हमारी माइक्रो स्टेट बन जाती है. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स n1 इन फर्स्ट कंपार्टमेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n2 इन सेकंड कंपार्टमेंट, nk पार्टिकल्स इन kth कंपार्टमेंट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ मैक्रो स्टेट. ठीक है, and we have to study a dynamical system. Then we know that if we have large number of particles in that dynamical system, then we can study only the most probable macro state of the system, which is representing the system which is having the maximum probability, and this system is also known as the equilibrium system. यहाँ पर बस इतना ही गिवन है इस पैराग्राफ में. तो यहाँ इसमें मेन चीज क्या याद करनी है, फेस स्पेस को हमने डिवाइड किया इन के कंपार्टमेंट्स. फिर हर एक कंपार्टमेंट को जो है हमने फर्स्ट कंपार्टमेंट को G1, सेकंड कंपार्टमेंट को G2, kth कंपार्टमेंट को G के सेल्स में फर्दर डिवाइड किया. n1 पार्टिकल्स को हमने फर्स्ट कंपार्टमेंट में डाला, n2 को सेकंड में, nk को kth कंपार्टमेंट में. तो n1 n2 nk जो है हमारी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ मैक्रो स्टेट. ठीक है, नाउ ये कह सकता है सिस्टम जो है इट गोज फ्रॉम वन मैक्रो स्टेट टू अनदर मैक्रो स्टेट, बट फाइनली जो है इट एक्वायर्स अ इक्विलिब्रियम स्टेट. In equilibrium, the system practically spends maximum time in the most probable macro state or in macro states which are very close to this macro state. So we shall therefore deal with only the most probable macro state of the system where the system will be in equilibrium. Hence, we can now study the behavior of the dynamic system by simply analyzing the distribution of particles into the cells of phase space. तो अगर हमें किसी dynamical system को study करना है, then we can simply study the most probable macro state, which is the equilibrium state. Now next, by definition, you should know what is occupation index. Occupation index जो है, it is simply number of particles per unit cell. बस इसको याद करना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. ऑक्यूपेशन इंडेक्स हमारा होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल. ठीक है, इसका मतलब क्या है, सपोज अगर मैं कोई ith कंपार्टमेंट ले रही हूँ, ठीक है, मैंने बहुत सारे कंपार्टमेंट बनाए थे ना, लेट्स से मेरा ये ith कंपार्टमेंट है. ठीक है, तो इस कंपार्टमेंट में टोटल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ni. ठीक है, जिसको हमें किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, टोटल gi नंबर ऑफ सेल्स. इस कंपार्टमेंट को हमने फर्दर gi सेल्स में डिवाइड किया, तो हमें ni पार्टिकल्स जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है gi सेल्स में. So what will be the number of particles per unit cell, ni upon gi, which is known as the occupation index. ni upon gi, शायद वहां पे क्लियर नहीं होगा तुमको, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, this is ni upon gi. This is representing the occupation index, which is the number of particles per unit cell. Each compartment of the phase space may contain different number of particles, which depends on the nature of system itself. Let's say we have ni number of particles in ith compartment, and the compartment is divided into gi cells. So occupation index क्या होगा, ni upon gi. ठीक है, अब ये हमारा टॉपिक है जो हम आज करेंगे. ये डेरिवेशन है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, number of phase space cells in the momentum interval p and p plus dp, and this derivation is very important. और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस समझने की बात है, समझ लोगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. हमारे पास phase space है, which is the combination of position and momentum space. और जो हमारा सिस्टम है वो डायनेमिकल सिस्टम है, in which their particles जो है they are moving in randomly in different directions. तो पार्टिकल की पोजीशन तो हम पोजीशन कोऑर्डिनेट से निकाल लेंगे, और पार्टिकल की मोमेंटम या वेलोसिटी हम मोमेंटम कोऑर्डिनेट से निकालते हैं इन दी मोमेंटम स्पेस.
पार्टिकल जो है इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग द वेलोसिटीज एंड मोमेंटम, तो उसकी मोमेंटम को हम किस तरीके से निकालेंगे। तो लेट अस कंसीडर दैट द गिवन मोमेंटम इंटरवल लाई बिटवीन p एंड p प्लस dp। देखो अभी ना धीरे धीरे करके डेरिवेशन समझ में आ जाएगा, थोड़ी पेशेंस रखना, ठीक है, लास्ट तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ना ये हमारा फिगर है विच इज रिप्रेजेंटिंग द मोमेंटम स्पेस, नॉट द फेज स्पेस। मैं सिर्फ मोमेंटम स्पेस की बात कर रही हूँ अभी, पोजीशन स्पेस की बात नहीं कर रही। मोमेंटम स्पेस है तो हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे, लेट्स से दिस इज px, दिस इज py एंड दिस इज pz एंड दिस इज ओरिजिन, ठीक है। सो वी हैव px along x, py along y एंड pz along z एक्सिस। सपोज मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल लिया जो यहाँ पर प्रेजेंट है विच इज हैविंग द मोमेंटम p, तो ये जो है हमारा ये उसका होगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जो p है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, लेट्स से यहाँ पे हमारा py है, यहाँ pz है, यहाँ px है, तो p वेक्टर हो गया px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप। अब इस पार्टिकल को, ये हमारा पार्टिकल है यहाँ पर, ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ से मैंने एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, ये मैंने एक स्फीयर बना दिया। तो अब हमारे पास जो भी पार्टिकल्स हैं जो इस स्फीयर पे लाई करेंगे उसके मोमेंटम कोऑर्डिनेट सेम होंगे। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो हमारा रेडियस है वो p वेक्टर ही रहेगा ना, रेडियस हमेशा सेम रहेगा क्योंकि हमने यहाँ से एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट किया है। तो इस पूरे स्फीयर पे जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं सबका जो मोमेंटम वेक्टर है वो p वेक्टर ही होगा, मतलब सबके मोमेंटम कोऑर्डिनेट सेम होंगे। सिमिलरली मैंने एक पार्टिकल लिया जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसका पोजीशन वेक्टर जो है लेट्स से p वेक्टर प्लस dp वेक्टर है, ठीक है। p में हमने dp वेक्टर ऐड कर दिया तो हमारे पास dp p वेक्टर प्लस dp वेक्टर आ गया। अब यहाँ पर भी हमने एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट किया, मतलब इसकी भी बाउंड्री पे जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उन सबका रेडियस क्या होगा, p वेक्टर प्लस dp वेक्टर, ठीक है। और जो यहाँ पर प्रेजेंट है इन बिटवीन, जो ये डॉटेड से, ये जो हमारे लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा पोर्शन, ये जो बच गया हमारा पोर्शन, इस पोर्शन की लेंथ कितनी हो गई अब dp वेक्टर, p प्लस dp माइनस p, ठीक है। तो ये हमारा p, ये हमारे कौन से पार्टिकल्स हुए, ये हमारे वो वाले पार्टिकल्स हैं विच आर हैविंग द मोमेंटम p, और इस स्फीयर पे जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स हैं विच आर हैविंग द मोमेंटम p प्लस dp। और ये जो हमारा रीजन है, जो मार्क्ड रीजन है, इसके अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर वो वाले पार्टिकल्स हैं विच आर लाइंग इन द मोमेंटम रेंज p वेक्टर एंड p वेक्टर प्लस dp वेक्टर। दैट मीन्स ये वो पार्टिकल्स हैं विच आर लाइंग इन द मोमेंटम रेंज और द मोमेंटम इंटरवल p वेक्टर एंड p वेक्टर प्लस dp वेक्टर, और इसकी जो रेंज है वो कितनी हुई, dp वेक्टर। आई होप ये सबको क्लियर है ये हमने क्या किया है। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि ये जो हमारा मार्क्ड रीजन है, द dp वेक्टर रीजन और द रीजन लाइंग इन द मोमेंटम इंटरवल p एंड p प्लस dp, इस रीजन के अंदर कितने फेज स्पेस सेल्स प्रेजेंट हैं, इस रीजन के अंदर कितने सेल्स प्रेजेंट हैं, इस रीजन को हमने कितने सेल्स में डिवाइड किया है, पूरे फेज स्पेस को डिवाइड किया है ना इनटू लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। हमें निकालना है इस मोमेंटम रेंज के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, ये हमें आज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमने मोमेंटम इंटरवल लिया लाइंग बिटवीन p एंड p प्लस dp। लेट्स से द फेज स्पेस इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स एंड सेल्स, ठीक है। देन द नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स lying in the momentum range p and p plus dp by definition from equation 2.9। देखो यहाँ पे ना इक्वेशन नंबर गलत लिखी हुई है, इसे करेक्ट कर लो, दिस इज इक्वेशन नंबर 2.9। इक्वेशन नंबर 2.9 हमारी क्या है, ये जो हमारा फॉर्मूला आया था, हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ एक सेल। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम यहाँ इस डेरिवेशन में। तो वी नो दैट द नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स, अब हमें इन द इंटायर फेज स्पेस नहीं निकालना, इन द मोमेंटम रेंज p एंड p प्लस dp निकालना है। सो बाय डेफिनेशन वो किसके इक्वल होगा, रेशियो ऑफ अवेलेबल वॉल्यूम इन द मोमेंटम इंटरवल p एंड p प्लस dp
divided by the volume of each phase space cell। मतलब ये क्या कह रहा है, अगर हमें इस पूरे मार्क्ड रीजन के अंदर कितने सेल्स हैं ये निकालना है, तो हमें पहले इस मार्क्ड रीजन का टोटल वॉल्यूम पता होना चाहिए, दैट डिवाइडेड बाय एक सेल का वॉल्यूम वो पता होना चाहिए। तो हमें पता चल जाएगा ये जो मार्क्ड रीजन है हमारा, इसके अंदर कितने टोटल सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो लेट्स से जो नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स है विच आर लाइंग इन द मोमेंटम इंटरवल p एंड p प्लस dp, वो हमारा है gp। देन द नंबर ऑफ सेल्स लाइंग इन, वो है हमारा gp dp। ठीक है, ये हम आगे ना बहुत बार यूज करेंगे इन नोटेशंस को, तो इसको ध्यान रखना। देखो जीपी हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सेल्स। मैंने बताया था ना जैसे जी आई होता है, अभी बताया था ना फेस स्पेस को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स और सेल्स में हम डिवाइड कर देते हैं, तो सेल्स को हम जी से डिनोट करते हैं विद अ सबस्क्रिप्ट। तो लेट्स से यहाँ पर जो हम सेल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पी है और यहाँ डीपी है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ सेल्स lying in the momentum range p and p plus dp। number of cells lying in the momentum range या momentum interval p and p plus dp। ठीक है, तो gp हमारा क्या हुआ, gp is the number of cells per unit momentum interval। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, दिस जीपी डीपी, number of phase space cells lying in the momentum interval p and p plus dp। so by definition ये किसके इक्वल है, volume of the phase space corresponding to momentum interval p and p plus dp divided by the volume of each phase space cell। हर एक फेज स्पेस जो है उसका सेल का वॉल्यूम कितना होता है, हमने लास्ट क्लास में निकाला था, दैट इज इक्वल टू एच नॉट क्यूब। ठीक है, क्लासिकल में एच नॉट की कितनी भी वैल्यू ले सकते हैं, क्वांटम में एच नॉट की वैल्यू हम एच से कम नहीं ले सकते, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस क्या होगा हमारा, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस वॉल्यूम। पोजीशन स्पेस क्या है हमारा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम क्या होगा, ट्रिपल इंटीग्रल dpx dpy dpz। ये इंडिपेंडेंट इंटीग्रल्स है, सो दे कैन बी सेपरेटेड। हमने वॉल्यूम जो है पोजीशन स्पेस का अलग कर लिया, मोमेंटम स्पेस का अलग कर लिया। अब हमें इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है, इन इंटीग्रल्स को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें जीपीडीपी मिल जाएगा। ठीक है, अब ये इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz क्या होता है हमारा, दिस इज इक्वल टू कैपिटल V विच इज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इन ऑर्डिनरी पोजीशन स्पेस और द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। अब देखो जो भी हम सिस्टम ले रहे हैं, सपोज हमने गैस ले ली विच इज कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो गैस जो है हमने उसको किसी कंटेनर में रखा, तो वो जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है हमारा, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो उसी के अंदर रहेंगे, वो मूव कर रहे हैं इन रैंडम डायरेक्शंस, तो आपस में कोलाइड करेंगे एंड दे विल कोलाइड आल्सो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, बट वो कंटेनर से बाहर नहीं जाएंगे। मतलब जो पोजीशन स्पेस है उसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा। सो लेट्स से दैट इट बी इक्वल टू कैपिटल V। लास्ट क्लास में मैंने बताया था जो हम पोजीशन स्पेस है उसका वॉल्यूम कैपिटल V से डिनोट करते हैं, मोमेंटम का कैपिटल गामा से। तो दिस वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इन पोजीशन स्पेस और द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, लेट इट बी इक्वल टू कैपिटल V। तो जीपीडीपी हमारे पास आ गया कैपिटल V अपॉन एच नॉट क्यूब। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड दिस ट्रिपल इंटीग्रल dpx dpy dpz। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इन मोमेंटम स्पेस lying in the momentum interval p and p plus dp। हमें यही निकालना है ना, हमें जीपीडीपी निकालना है, नंबर ऑफ सेल्स lying in the momentum range p and p plus dp। that means we have to find it by calculating the ratio of volume in phase space corresponding to the momentum interval p and p plus dp divided by the volume of each cell of phase space। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, दिस इंटीग्रल एंड दिस रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम in the momentum space corresponding to the momentum interval p and p plus dp।
तो वो हम कैसे निकालेंगे, ये मैं ऑलरेडी तुम लोग को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ओ हमारा सेंटर है, वहां से हमने दो स्फीयर बनाए, एक स्फीयर का रेडियस p है, एक स्फीयर का रेडियस p प्लस dp है। तो उन दोनों स्फीयर के बीच में जो हमारा रीजन प्रेजेंट है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द रीजन which is lying in the momentum interval p and p plus dp। तो अगर हमें ये जो मार्क्ड रीजन है इसका वॉल्यूम मिल जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल dpx dpy dpz। ये है वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इन मोमेंटम स्पेस लाइंग इन द मोमेंटम रेंज p and p plus dp। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम इनक्लोज्ड क्या होगा बिटवीन द मोमेंटम वैल्यूज p एंड p प्लस dp। इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम जो है उसमें से अगर मैं इस छोटे वाले स्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर दूं तो मेरे पास इस रीजन का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बड़े वाले स्फीयर में से छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस मार्क्ड पोर्शन। ठीक है, इस पूरे वॉल्यूम में से मैं अगर इतना वॉल्यूम माइनस कर दूंगी तो मेरे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो पूरे बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, उसका रेडियस क्या है p प्लस डी, तो उसका वॉल्यूम हुआ 4/3 पाई p प्लस डी का होल क्यूब माइनस छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम हुआ 4/3 पाई p क्यूब। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ये क्या है हमारा a प्लस बी होल क्यूब है। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करो, ये मैंने यहाँ छोटा सा लिख रखा है। देखो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली लिख रखा है पर मैं जो है तुम लोग को सॉल्व करके दिखा रही हूँ ताकि तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर हम कह रहे हैं कि जो मोमेंटम इंटरवल है p और p प्लस डी, उस मोमेंटम इंटरवल का वॉल्यूम जो है 4 पाई p स्क्वायर डी होता है, तो वो कैसे होता है। ठीक है, ये जो हमारा स्फेरिकल शेल बना इसका वॉल्यूम 4 पाई p स्क्वायर डी जो है क्यों होता है, विच इज इंक्लोज्ड बिटवीन द टू स्फीयर्स, वन इज हैविंग द रेडियस p एंड p, वन इज हैविंग द रेडियस p प्लस dp। कैसे आया, देखो 4/3 a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला खोलो, p क्यूब प्लस dp क्यूब प्लस 3p स्क्वायर dp प्लस 3p dp स्क्वायर माइनस p क्यूब, दिस वन। ठीक है, तो हमारा p क्यूब से p क्यूब कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, ये तीन टर्म्स बची। ठीक है, p और p प्लस dp, इसके बीच में जो ये हमारा रीजन है, ये जो हमारा रीजन है ये बहुत ही पतला है, दैट मीन्स dp इज वेरी स्मॉल। तो अगर dp हमारा बहुत स्मॉल है तो dp स्क्वायर भी स्मॉल होगा, dp स्क्वायर स्मॉल है देन ऑब्वियसली dp क्यूब और छोटा होगा। So we can neglect these two terms. One is having the square of dp, another one is having the cube of dp. तो हमारे पास क्या बचा, 3p square dp which is multiplied with 4/3 pi. So we have 4/3 pi into 3p square dp. 3 will cancel out and we get the volume of this spherical shell enclosed between the two spheres having the radius p and p plus dp respectively is 4 pi p square dp. So that means triple integral dpx dpy dpz is equal to 4 pi p square dp. इसको करेक्ट कर लो, बुक में लिख रखा है 4 pi square dp, that is wrong. It is 4 pi into dp into p square. So substitute this in the expression of gp/dp in this expression which is given by equation 2.11. So finally we get gp/dp which is equal to v into 4 pi p square dp upon h cube where v जो है हमारा that is representing the volume of the system in ordinary position space, h naught cube is representing the volume of one phase space cell, 4 pi p square dp is representing the volume of the system in momentum space lying in the momentum interval p and p plus dp. So what is gp/dp? gp/dp is representing the number of phase space cells lying in the momentum range p and p plus dp.
P. आई होप यहाँ पर सबको ये डेरिवेशन क्लियर है एंड ये डेरिवेशन हम आगे भी यूज करेंगे एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. GP/dP is equal to V into 4 pi P square dP upon H naught Q. जब आगे फर्दर बीएससी की बात मत करो, जब आगे तुम पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे या आगे रिसर्च करते हो और जब हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का यूज करते हैं या स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, वहां पर ये रिलेशन जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है. ठीक है. So from the next class onwards we'll start with the another derivation which is general expression for probability.